हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मकवाना आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाबर का जीवन परिचय व इतिहास। तो मुगल सम्राटों में अकबर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब हो, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन बाबर के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त नहीं हो रखी है। तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि बाबर के बारे में भी आप जानें, क्योंकि बाबर के भी कई सारे जो है वो पूछे जाते हैं। तो बाबर की बात करते हैं। बाबर का जीवन परिचय व इतिहास। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसने भारत के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य के स्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर अपनी क्रूरता के लिए भी जाने जाते हैं। उसने हजारों लोगों की हत्या करवा दी थी। बाबर के पिता की मौत के बाद उसने सिर्फ 11 साल में ही शासन करना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही उसने बहुत से युद्ध लड़े थे, जिस कारण उसने युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। बाबर का जन्म। तो बाबर का जन्म के बारे में बात करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 यानी 1483 को फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और वो फरगाना घाटी के शासक थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। क्या था? कुतलुग निगार खानम। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का वंशज था और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। युद्ध कौशल और कुशल प्रशासन उनके खून में था। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, लेकिन वहां पर फारसी भाषा अधिक बोली जाती थी। बाबर फारसी भाषा में प्रवीण था। उसने अपनी आत्मकथा बाबर नामक ग्रंथ को चगताई भाषा में लिखा है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बाबर की जो आत्मकथा है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो चगताई भाषा में लिखी गई है। शारीरिक क्षमता की बात करते हैं। कहा जाता है कि बाबर शरीर से बहुत शक्तिशाली था। वह व्यायाम करना पसंद करता था। व्यायाम करने के लिए वह दोनों कंधों पर 2 लोगों को लादकर दौड़ लगाता था। अपने रास्ते में आने वाली नदियों को वो तैरकर पार करता था। बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैरकर पार किया है। इतनी विशाल नदी है हमारी बड़ी सबसे, गंगा नदी, उसको 2 बार तैरकर पार किया था बाबर ने। बाबर का वैवाहिक जीवन की बात करें तो कहा जाता है कि बाबर की कुल 11 पत्नियां थी, जिससे उनको कुल 20 बच्चे हुए थे। आयशा सुल्ताना बेगम, जैनब सुल्ताना बेगम, मौसम सुल्ताना बेगम, मोहम बेगम। तो ऐसे टोटल कितनी थी उसकी बीवियां? 11 पत्नियां थी उसकी। बाबर की प्रजा के बारे में बात करते हैं। भारत में मंगोल जाति को मुगल कहकर पुकारा जाता था। बाबर की प्रजा में मुख्यतः फारसी और तुर्क लोग शामिल थे। उसकी सेना में फारसी, तुर्क, मध्य एशियाई कबीले के अलावा पश्तो और बरलाव जाति के लोग भी शामिल थे। बाबर का भारत आगमन। तो बाबर भारत कब आया और कैसे आया? मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया पर राज करना चाहता था। उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उन दिनों भारत की राजनीतिक दशा खराब थी। यहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। यह स्थिति बाबर को फायदेमंद लगी। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहा था। उसके हाथ से शासन धीरे धीरे निकलता जा रहा था। उत्तरी भारत में क्षेत्रों पर फरगान और राजपूत राज कर रहे थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान इब्राहिम लोदी के काम से संतुष्ट नहीं थे। वे खुद दिल्ली के सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। उनको बाबर के बारे में जानकारी थी। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। किन्होंने भेजा? आलम खान और दौलत खान, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे। बाबर को यह फायदे की बात लगी और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वह दिल्ली आ गया। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण। तो पहला आक्रमण हम समझते हैं कि पानीपत का था, लेकिन पानीपत का नहीं था। कौन सा था हम देखते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईसा में बाजोर पर किया था।
और भेरा के किले को जीता था। बाबरनामा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद और तोपखानों का इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई अप्रैल 1526 ईसा में बाबर और भारत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। यह युद्ध करने से पहले बाबर ने 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी, जिससे उसे इस युद्ध में कामयाबी मिले। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करे, क्योंकि इब्राहिम लोदी उनका शत्रु था। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया था। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली थी। खुद को हारता देखकर इब्राहिम लोदी ने स्वयं मौत को गले लगा लिया था, यानी खुदकुशी कर ली। बाबर का भारत में रह जाना, तो हिंदुस्तानी राजाओं को लगता था कि बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीतकर वापस चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत जो है वो बाबर को अच्छा लगा और बाबर भारत में ही रह गया। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को लगता था कि बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर वापस चला जाएगा। बाबर ने भारत में रहने का मन बना लिया और राणा संग्राम सिंह को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इसके परिणाम स्वरूप खांडवा की लड़ाई हुई थी और उसमें भी बाबर की जीत हुई थी। यह लड़ाई 17 मार्च 1527 ईसा को खानवा स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूत वीरता से लड़े, पर बाबर के पास बारूद और तोपखाने थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और इस युद्ध में वे हार गए। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने खुद को हारता देखकर आत्महत्या कर ली थी। अब देखते हैं घाघरा की लड़ाई। तो घाघरा की लड़ाई जो है वो बाबर मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को हरा चुका था, पर इसके बावजूद उसके लिए कई चुनौतियां मौजूद थी। बिहार और बंगाल में अफगानी शासन राज करते थे, जो बाबर को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। मई 1529 को बाबर और फरगान शासकों के बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध घाघरा स्थान पर लड़ा गया। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली। इस युद्ध के बाद बाबर और उनकी सेना ने भारत के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया था। बाबर क्रूर भी कहा जाता है कि बाबर क्रूर था, तो उसकी क्रूरता के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत में जीतने के बाद बाबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर की सेना भारत में जमकर लूटपाट करने लगी। उसकी क्रूरता के बहुत से उदाहरण देते हैं। बाबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार भी करता था। लोगों की हत्या करने में उसे किसी प्रकार का संकोच या ग्लानि नहीं होती थी। इसके प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। बाबर बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला नहीं था, इसलिए उसने यहाँ के हिंदुओं का जबरन इस्लाम में परिवर्तन नहीं करवाया था, यानी कोशिश भी नहीं की थी। वह स्वभाव से अय्याश किस्म का शासक था। उसने आगरा उत्तर प्रदेश में एक सुंदर सा बगीचा बनवाया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना देखते हैं। भारत में बाबर के आगमन के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। बाबर ने पंजाब, दिल्ली और बिहार राज्यों को जीता था, तो पंजाब, दिल्ली, बिहार सब वो जीत चुका था। मरने से पहले उसने बाबरनामा नामक किताब लिखी थी, जिसमें उसने सभी बातों का उल्लेख किया है। तो ये पहले थे मुगल जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। बाबरनामा के बारे में बात करते हैं। बाबर ने बाबरनामा पुस्तक लिखी थी। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में विजयनगर, दिल्ली, खानदेश, मेवाड़, कश्मीर, सिंधु, गुजरात, मालवा, बंगाल और बहुमनी रियासतें स्वतंत्र थी। बाबर ने उस समय के 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू राजाओं के बारे में उल्लेख किया है। तो देखते हैं मुस्लिम शासकों के बारे में। देखते हैं पहले मुस्लिम शासकों में बहुमनी राज्य, गुजरात, मालवा और दिल्ली के शासक थे और हिंदू राजाओं में विजयनगर और मेवाड़ के राजा थे। बाबर ने विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा बताया है।
तो बाबरनामा में ये बात लिखी हुई है कि विजयनगर के जो तत्कालीन शासक थे कृष्णदेव राय, वो सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली थे। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईसा को आगरा में हुई थी। उस समय आगरा मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। मरने से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हुमायूं उसका सबसे बड़ा बेटा था, उसको उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसके बाद हुमायूं का बेटा फिर अकबर आता है और बीच में शेरशाह सूरी भी राज करके जाता है। और आगे की जो भी स्टोरी है वो हमको पता है, या फिर ऐसे ही हम एक एक करके देखेंगे। हुमायूं के बारे में देखेंगे, अकबर के बारे में देखेंगे, शाहजहां, औरंगजेब, तो सबके बारे में ऐसे ऐसे हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। और भी ऐसे ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियोज़ में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।